बात करेंगे आपके यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके प्राचीन भारतीय इतिहास जो है उसके बारे में बात करनी है। तो दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न आपका हो जाएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक और आपके पुरातात्विक सूत्रों के महत्व का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके नगर नियोजन प्रणाली जो है उसकी क्या क्या विशेषता हो जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि वैदिक साहित्य के आधार पर ऋग्वैदिक और आपके यहाँ पर अगर हम बात करें ऋग्वैदिक का जो काल विभाजन है, जैसे कि आपका यहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक और आपका यहाँ पर जो आपकी धार्मिक है उसकी स्थिति पर भी प्रकाश डालना है। तो ऋग्वैदिक की अगर हम बात करें तो इसमें आपके सामाजिक यानी कि सोशल, पॉलिटिकल और आपके जो रिलीजियस जो स्टेटस है उसके बारे में डिस्कस करना है। और अगर हम बात करें आपका जो चौथा प्रश्न हो जाता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जैन धर्म और आपके बौद्ध धर्म के उदय के कारणों और उनकी प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5वां प्रश्न रहने वाला है, महाजनपदों के उदय की व्याख्या कीजिए। और अगर हम बात करें किस प्रकार से यह उदय हुआ है और उनके बारे में बात करनी है। प्राचीन भारत की जो गणतंत्री व्यवस्था है उस पर आपको एक लेख लिखना है। तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करनी है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम बात करें आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय इतिहास की और आपकी संस्कृति पर भूगोल के किन्हीं चार जो है प्रभावों का यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है। प्राचीन भारत में प्रचलित प्रमुख जो आपकी इराज हैं यानी कि संवतों के, जैसे कि आपके विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों के बारे में बात करनी है। वैदिक काल में जो आपके वर्ण व्यवस्था और आपकी आश्रम व्यवस्था के स्वरूप को समझाइए। मगध के उत्कर्षण और के प्रारंभिक कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हम बात करें क्या क्या आंसर रहने वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका हो जाएगा, प्राचीन भारत इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें आपका जो पहला हो जाता है कि पुरातात्विक सूत्रों के बारे में बात करनी है। पुरातात्विक सूत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी क्या क्या हो जाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें आपका यहाँ पर सबसे विश्वसनीय सूत्र माने जाते हैं क्योंकि ये जो है आपके फेरबदल की संभावना इसमें कम होती है। पहला आपका यहाँ पर देखने को मिलता है अभिलेख, पत्थर, तांबा की प्लेटों और अगर हम बात करें स्तंभों पर खुदे लेख जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अशोक के अभिलेख धम्म के प्रचार के लिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। सिक्के की अगर हम बात करें तो आर्थिक स्थिति, साम्राज्य की सीमाएं और आपके राजाओं की सूची बताते हुए हैं। तो ये आपके सिक्के देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके गुप्तकालीन सोने के सिक्के, दिनार, कनिष्क के सिक्के, स्मारक और भवन की अगर हम बात करें तो मंदिर, स्तूप और विहार तात्कालीन कला और धर्म को दर्शाते हैं। उत्खनन की अगर हम बात करें तो खुदाई से प्राप्त अवशेषों जैसे कि बर्तन, आभूषण और आपकी मूर्ति के यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आपके जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो धार्मिक साहित्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्धिक ग्रंथ और आपके जैन ग्रंथ यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम बात करें आपका जो धर्मनिरपेक्ष लौकिक साहित्य की अगर हम बात करें ये भी आपको स्रोत देखने को मिलते हैं प्राचीन भारतीय साहित्य में। या फिर हम बात करें जो स्रोत हैं भारतीय इतिहास के उसके बारे में देखने को मिलता है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो आपको देखने को मिलता है। विदेशी यात्रा वृत्तांत में आपके मेगस्थनीज की इंडिका है, चीनी यात्री फांग यान है, हांग सांग है। ये जो आपके पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न था आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर आपके हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली और आपकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहला आपका यहाँ पर अगर हम बात करें नगर नियोजन की तो यहाँ पर आपकी ग्रिड प्रणाली देखने को मिलती है। नगर जो है 2 भागों में विभाजित है। ईंटों का यहाँ पर अगर हम बात करें पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। अगर हम बात करें घरों का निर्माण जो है निश्चित अनुपात वाली पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है, 4, 2 और 1 अनुपात में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपका जल निकासी प्रणाली की तो ये जो है इस सभ्यता को की जो है सबसे अनूठी विशेषता देखने को मिलती है। प्रत्येक घर की नाली जो है आपके नली जो गली की मुख्य नाली से जुड़ी हुई है। नालियाँ जो हैं पक्की ईंटों या फिर पत्थरों से ढकी होती थी और सफाई के लिए जो है बीच बीच में मेन होल बनाए गए थे। अगर हम बात करें विशाल स्नानागार और आपके अन्नघरों की तो आपके मोहनजोदड़ो का विशाल जो अन्नागार देखने को मिलता है। ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त होता था। इसके चारों ओर आपके गलियारे और कमरे बने थे, ये आपको ध्यान रखना है।
अन्नगार भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये आपके नगर नियोजन देखने को मिलता है और आपके हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता देखने को सिंधु घाटी सभ्यता की जो है प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो की जो है प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। सामाजिक और आपके आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो व्यापार जो है, इनका व्यापार जो है आपके मेसोपोटामिया, इराक, मध्य एशिया तक फैला था। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। लिपि की अगर हम बात करें तो भाव चित्रात्मक थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। धर्म की अगर हम बात करें तो मातृ देवी, पशुपति, शिव, प्रकृति और आपके जो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जो प्रकृति की जो भी पूजा की जाती थी वो यहाँ पर आपकी की जाती थी। अगर हम बात करें आपका तीसरा प्रश्न क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करने हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरा प्रश्न क्या क्या हो जाता है उसके आंसर के बारे में बाद में बात कर लेते हैं, पहले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैदिक साहित्य के आधार पर आपकी जो ऋग्वैदिक काल है उसकी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। क्या क्या रहने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक और आपके धार्मिक स्थिति के बारे में डिस्कस कीजिए। तो ऋग्वैदिक काल को अगर हम बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। इसका मुख्य स्रोत जो आपके ऋग्वेद हैं और इस काल की निम्न विशेषता देखने को मिल जाएगी। तो पॉलिटी की अगर हम बात करें क्या रहा है, तो प्रशासनिक इकाई की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जो है इकाई कुल जो है आपके परिवार जो था यहाँ पर देखने को मिलता है। कई कुल मिलकर आपके ग्राम, ग्राम मिलकर जो है शिवी और कई शिवी मिलकर आपका जन बनाते थे। तो इस प्रकार से जो है आपके ऋग्वैदिक काल की जो है पॉलिटिकल व्यवस्था थी। यहाँ पर राजा जो है गोप कहा जाता था उसको, और राजा का पद जो है आपके वंशानुगति होता था, लेकिन उसके पास जो है असीमित अधिकार नहीं थे, वे कबीले का रक्षक था। लोकतांत्रिक संस्थाओं की अगर हम बात करें तो राजा पर जो है नियंत्रण रखने के लिए जो है सभा और समिति जैसी परिषद थी। युद्ध की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो है आपके गायों के लिए जो है युद्ध होते थे, जिन्हें आपके गविष्टि कहा जाता था। सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पितृत्व सत्तात्मक परिवार था, समाज की धुरी परिवार था और जिसका मुखिया जो है आपके कुलप पिता था होता था। स्त्रियों की दशा की अगर हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति जो है बहुत उच्च थी और उन्हें जो है शिक्षा का अधिकार था। अगर हम बात करें वे सभा और विदत में भाग ले सकती थी। बाल विवाह और आपके पर्दा प्रथा नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आपका जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर आपके ऋग्वेद के जो वर्णों का उल्लेख है यहाँ पर हम बात करें, लेकिन ये जन्म के बजाय जो है कर्म पर आधारित थी। भोजन एवं मनोरंजन की अगर हम बात करें तो सोम रस का सेवन यहाँ पर देखने को मिलता है, रथ दौड़ देखने को मिलता है, संगीत मुख्य मनोरंजन मनोरंजक थे। और अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा धार्मिक स्थिति की, तो यहाँ पर आपकी प्राकृतिक पूजा जो कि आपके आर्य प्रकृति जो शक्ति की पूजा करते थे। प्रमुख देवताओं की अगर हम बात करें तो इंद्र, अग्नि और आपके वरुण यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपके धार्मिक स्थिति हो जाएगी। यज्ञ की अगर हम बात करें तो इस काल में जो आपके यज्ञ सरल थे और पशु बलि और जटिल कर्मकांडों का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आपका चौथा प्रश्न क्या हो जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जैन धर्म और आपके बौद्ध धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ छठी शताब्दी में, ये डिस्कस करना है। तो क्या क्या कारण रहे हैं उदय के, और अगर हम बात करें क्या परिणाम निकला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो भी आपका जो ऋग्वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल था उसमें आपकी जो कर्मकांड थे, जाति प्रथा है, जो नई कृषि व्यवस्था थी, जो व्यापारी थे और जो यहाँ पर आपकी भाषा थी धर्म की, वो बहुत कठिन हो चुकी थी। इसके कारण यहाँ पर आपका जो यहाँ पर जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, उसकी उत्पत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कारण हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जटिल कर्मकांडों की, तो वैदिक धर्म जो है अत्यधिक खर्चीला और कर्मकांडीय हो गया था, जिससे जो है सामान्य जनता जो है दूर हो गई थी। जाति प्रथा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व और आपके निम्न वर्गों का जो है शोषण इस क्रांति का मुख्य कारण था। नई कृषि की अगर हम बात करें, नई कृषि व्यवस्था की अगर हम बात करें तो लोहे का प्रयोग से कृषि बढ़ी थी। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैश्य वर्ग अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार जो है सामाजिक सम्मान चाहता था और जो उन्हें जो है नए धर्मों से मिला था। सरल भाषा की अगर हम बात करें तो जैन और बौद्ध धर्म ने संस्कृति के बजाय जनसाधारण की भाषा प्राकृत और पाली का प्रयोग किया था। मुख्य शिक्षाओं की अगर हम बात करें तो आपके बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य देखने को मिलते हैं, अष्टांगिक मार्ग देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें अहिंसा देखने को मिलती है। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो त्रिरत्न, पंच महाव्रत और आपके अहिंसा परमो धर्म देखने को मिलता है। तो ये जो आपके यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो चौथा प्रश्न हो जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। महाजनपद का उदय किस प्रकार से होता है और गणतंत्रीय व्यवस्था किस प्रकार की थी उस काल में। तो लोहे का प्रयोग अधिक हो गया था, कबीलों को क्षेत्रीय राज्यों में बदल दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोहे के व्यापक प्रयोग होने लगा था, इसके कारण यहाँ पर आपका ये होने लगा था।
महाजनपदों के उदय के क्या क्या कारण हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो महाजनपद जो थे आपके बौद्ध ग्रंथ अंगतुर निकाय और आपके जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार जो है आपके 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसमें आपके जो है प्रमुख महाजनपदों की अगर हम बात करें तो मगध के पास ही कौशाल है, कौशाल के पास ही आपका वत्स है, अवंती है, सबसे शक्तिशाली थे। तो ये सभी पास पास थे और सबसे शक्तिशाली देखने को मिलते हैं। अतः मगध जो है, मगध ने सभी को जीतकर राज्य की स्थापना की थी, साम्राज्य की स्थापना की थी। प्राचीन भारत की जो गणतंत्रीय व्यवस्था है, रिपब्लिक्स हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र नहीं बल्कि आपका गणतंत्र यानी कि घना संघा भी अस्तित्व में थे। प्रमुख गण यहाँ पर आपके गणराज्य की अगर हम बात करें तो वजी और शाक्य यहाँ पर और मल देखने को मिलता है। तो वैशाली और लिच्छवी और आपकी कपिल वस्तु यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कार्य प्रणाली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके संस्थागार जहाँ यहाँ पर आपकी राजा का चुनाव होता था और एक महत्वपूर्ण निकाय चर्चा द्वारा के लिए जो है जाते थे। और अगर हम बात करें लोकतंत्र के बीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके यहाँ मतदान जो है आपके शलाका की प्रक्रिया प्रचलित थी। यदि किसी विषय पर सहमति नहीं बनती थी तो यहाँ पर बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे। तो ये आपका यहाँ पर लोकतंत्र के बीज हो जाएंगे। पतन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका किस प्रकार से जो आपके ये जो है पतन हो गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें जो महाजनपद थे, आपसी फूट के कारण यहाँ पर मगध जैसे शक्तिशाली राज्य जो था वो राजतंत्र का जो है आपके आक्रमण के कारण इनका जो है पतन हो गया था। अगर हम बात करें आपका जो छोटे प्रश्नों में अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट के छोटे प्रश्न कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर आपके भारतीय इतिहास और संस्कृति पर भूगोल का प्रभाव किस प्रकार से रहा है उसके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर किस प्रकार से रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति पर भूगोल यानी कि इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी के किन्हीं 4 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। प्राचीन भारत में प्रचलित प्रमुख संवतों जैसे कि विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत पर संक्षिप्त टिप्पणी किए। और जो सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें भारतीय इतिहास और संस्कृति पर भूगोल का प्रभाव क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है स्थिति ने जो है इसके इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। हिमालय की भूमिका यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो जो इंडिया की ज्योग्राफी है वो आपके भारत के इतिहास को शेप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर भारत में आपके हिमालय ने एक अद्भुत दीवार के रूप में कार्य किया है जो मध्य एशिया से बर्फीली जो हवा आती है उसको रोका है, आक्रमण को रोका है और नदियों का जो है एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। हिमालय नदी घाटियों का जो महत्व है जैसे कि आपका जो फर्टाइल भूमि है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। समुद्र जो तट रेखाएं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जो कि आपके दक्षिण भारत में है, सबसे लंबी तट रेखा देखने को मिलती है। और हम बात करें यहाँ पर आपकी जो विविधता है, भारत में बहुत सारी जो है डाइवर्सिटी है जहाँ पर पहाड़ है, रेगिस्तान है, पठार है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। रेगिस्तान भी है। देखो यहाँ पर हम बात करें जो सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो आपके भारत की इतिहास और संस्कृति पर भूगोल का प्रभाव क्या क्या है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्राचीन भारत के प्रमुख संवत क्या है उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर आपको विक्रम संवत देखने को मिलता है, शक संवत देखने को मिलता है और आपके गुप्त संवत देखने को मिलता है। यहाँ पर ईसा मतलब आपका जो 0 से शुरू होता है। तो ईसा यहाँ पर आपकी विक्रम संवत जो है 5700 में यहाँ पर जारी किया गया था। अभी जो है यहाँ पर आपके अपने यहाँ पर 2026 चल रहा है। तो यहाँ पर आपका विक्रम संवत जो है यहाँ पर हम बात करें 57 प्लस हो जाता है। तो ये जो आपके विक्रम संवत होता है जो कि राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किया था शुरू। यहाँ पर हम बात करें शक संवत जो है 78 में शुरू हुआ था। ये आपके यहाँ पर हम बात करें ये जो है कुषाण राजा कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर यह जारी किया था। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत है, न कि विक्रम संवत। ये आपको ध्यान रखना है। गुप्त संवत यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा जो कि 1920 के यहाँ पर 320 के बीच में यहाँ पर शुरू किया गया था। सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बाढ़ हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, विदेशी आक्रमण हो गया, पारिस्थितिक असंतुलन हो गया, ये आपको देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें और आपकी आश्रम व्यवस्था किस प्रकार से रहती है, इसके प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हो जाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें प्रारंभ में ये कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के अनुसार 4 वर्ण थे यहाँ पर।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में जो है ये जन्मजात और कठोर हो गई थी। आश्रम व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास देखने को मिलता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा मगध के उत्कर्षण के प्रारंभिक कारण के बारे में बात करनी है और इसके बाद आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें मगध के प्रारंभिक उदय के मगध के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से हो जाएंगे, तो सामरिक स्थिति, लोहे की उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधन, हथियारों का प्रयोग और आपके योग्य शासक यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपके प्रमुख चरण हो जाएंगे या फिर प्रमुख कारण हो जाएंगे जो कि मगध के उदय के कारण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम बात करें किस प्रकार से रहता है ये जो आपके हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें ये आपकी थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में हमने बात की है। तो आने वाले समय आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हमने बात की है। यहाँ पर आपका जो है थोड़ा मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर टाइपिंग में, लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ये वीडियो थैंक यू फॉर लिसनिंग।